थैंक यू सो मच। आप सब लोग मौजूद हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप लगातार जनसंपर्क अभियानों में लगे रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं, जमीन पर काम करते रहते हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको पहले मैं शुक्रिया कहूंगी कि समय निकाल के आज आप इस मंच पर मौजूद रहे। और कई बार इससे पहले हमने विजन ऑफ न्यू इंडिया 2047 पर चर्चा की है, लेकिन हूं मैं महाराष्ट्र में मौजूद, लेकिन दिल्ली का जिक्र करना चाहूंगी। आर्थिक राजधानी से देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करते हुए, क्योंकि अभी अभी हमने घटना देखी और दिल्ली ब्लास्ट हमारे सामने देखने को मिला। उस दिल्ली ब्लास्ट से पहले भारत की नीति बहुत क्लियर रही है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। देश के दिल को दहलाने की इस नापाक कोशिश को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, आतंकवाद पर भारत का प्रहार कितनी मजबूती से आने वाले समय में हमें फिर देखने को मिलेगा? धन्यवाद पूर्णिमा जी। एंड उससे पहले जो जेसी साहब ने इतनी अच्छी बातें कही, सो थैंक यू वेरी मच जेसी साहब फॉर योर वेरी काइंड एंड जनरस वर्ड्स। अब शिष्टाचार का तकाजा है कि उन्होंने 10 मिनट मेरी तारीफ में लगाए हैं, तो मुझे कम से कम 1 मिनट तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा था, भी उनसे कह भी रहा था कि जैसे रेडियो में एक जमाने में होता था कि आज की ताजा खबर, आज आपने बुलेटिन, जेसी साहब के बुलेटिन का नाम रख लीजिए कल की फ्रोजन खबर। यानी आजकल बंबई जैसे शहरों में जब लोग बाग वक्त की किल्लत की वजह से जब कोई घर के लिए कुछ सामान लेने जाते हैं तो आज के लिए तो लाती हैं और दूसरे दिन के लिए फ्रोजन रख लेते हैं। तो जेसी साहब कल की फ्रोजन खबर भी आज समेट के रख लेते हैं जो दूसरे दिन परोसी जाती है। तो जिस तरह से आपने दिखाया कि इनकी हरेक भविष्यवाणी किस तरह से पूरी उतरती है, तो मुझे लग रहा था, और मैंने साथ में इनको ये भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है अगर आप साथ ही साथ, क्योंकि वक्त इनके पास रहता है। आजकल बहुत बड़ा चलन है दिल्ली में, फ्यूचर रीडर्स का एक नया तबका आया है, एस्ट्रोलॉजर्स नहीं कहते उनको। तो आप वो खोल लीजिए बोर्ड लगा के, तो चैनल से भी ज्यादा आपकी मकबूलियत और लोकप्रियता हो जाएगी। तो धन्यवाद जेसी साहब। जहां तक पूर्णिमा जी आपके प्रश्न का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो कल का भारत था। विशेषकर सन 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बागडोर संभाली, एक जमाना था कि हम हर क्षेत्र में 10-15 बरस पीछे रहा करते थे। जो आपने वॉरफेयर क्षेत्र का, तो उसमें भी जैसे 1962 में जब चीन का हमला हुआ तो वहां पर किस तरह का असला था और हमारे लोग किस तरह 303 के साथ लड़ाई करते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारी संख्या में हमारी कैजुअल्टी भी हुई। और ये हर क्षेत्र में था। और ये क्रम लगभग 15 साल या 10 साल पहले तक जारी रहा। आईटी के क्षेत्र में देखिए हम 10-15 बरस के बाद आए। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में टेलीविजन 1950 के दशक में देखा जाता था। टीवी डिबेट्स हुआ करती थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर के। 1960 की डिबेट में जब कैनेडी ने निक्सन को हराया तो टीवी डिबेट के माध्यम से। लेकिन हमें दिल्ली शहर, आपने राजधानी की बात की, वहां पहला चित्रहार सन 1970 में देखने को मिला। और बंबई और चेन्नई में पहली बार टीवी आया जब वो टेस्ट मैच का टेलीकास्ट शुरू हुआ। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम वॉरफेयर में भी बराबर है। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, और मुझे कहते हुए संतोष भी महसूस होता है कि जितना भी वॉरफेयर था सारा स्पेस टेक्नोलॉजी और एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से हुआ। और आज चाहे क्वांटम का क्षेत्र है, चाहे साइबर का क्षेत्र है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम बिल्कुल प्रथम कतार में आकर के खड़े। चाहे स्पेस है, क्योंकि स्पेस का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स में आने वाले समय में, और वॉरफेयर में भी किसी हद तक। और हालांकि अमेरिका ने चांद की धरती पर एक इंसान आज से लगभग 50 बरस पहले उतारा था, लेकिन हमारा चंद्रयान था जो वहां पर पानी के होने का प्रमाण लेकर के आया। तो कहने का तात्पर्य है कि अब दुनिया भी इस बात को समझ चुकी है कि हिंदुस्तान, देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू डू बिजनेस विद इंडिया। हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाकर के ही उनका भी विकास होगा, क्योंकि वैसे भी साइलोस का जमाना खत्म हो चुका। इसके आगे का जितना विकास, जितना ग्रोथ होगा, न केवल भारत के लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए और विश्व के किसी भी देश के लिए, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा कि कोई देश ये समझ ले कि मैं अकेला काम करता रहूं और मेरा विकास होगा। इतनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होगी, इंटर डिसिप्लिनरी, इंटर इंस्टीट्यूशनल, इंटर कॉन्टिनेंटल
हो चुका है सारा हमारा ग्रोथ जर्नी, और इसलिए सब देश ये समझते हैं कि उसमें भारत एक प्रमुख भूमिका में रहने वाला है। और जहां तक वॉरफेयर का ताल्लुक है, अब ये कहने मात्र बात नहीं है कि जीरो टॉलरेंस जैसा प्रधानमंत्री जी ने अक्सर कहा भी है कि अगर बम होगा तो बारूद होगा, गृह मंत्री जी ने भी कहा। मुझे लगता है ये कहने मात्र तक नहीं रह गया, अब दुनिया इस बात को समझने लगी है और हर क्षेत्र में इसको कबूल भी किया जा रहा है। लेकिन साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जीरो टॉलरेंस की हम यहां बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जीरो टॉलरेंस कुछ सेंसिटिव मामलों में बयानबाजी पर भी होनी चाहिए। दिल्ली के प्रश्न के साथ मैं देश के मुकुट की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ चलती हूं, और दिल्ली में ब्लास्ट होता है तो जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती की आवाज आती है कि ये कश्मीर की जनता की दबी हुई आवाज है जो दिल्ली में नजर आती है। आतंकवाद वहां के लोग अपने से बहुत कोसों दूर रखना चाहते हैं, उसका जिक्र भी नहीं चाहते, लेकिन सियासत अपने वजूद को खोज ही लेती है। नहीं, मुझे लगता है कि जो बयानबाजी की जो आपने बात की, अब जमाना आ गया है कि वही बयान सस्टेन करेगा जो जनता के हृदय से निकलेगा। एक जमाना था, कश्मीर घाटी के राजनीतिज्ञों और सियासतदानों के बारे में एक कहावत मशहूर थी कि श्रीनगर में एक बयान देते हैं, वहां पर अलग होने का, जम्मू में आकर के दूसरा बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर एक है, और दिल्ली में आके तीसरा, और अखबारें दो दो दिन के बाद पहुंचती थी। जम्मू और श्रीनगर में जो दिल्ली की अखबारें थी शायद दूसरे दिन पहुंचा करती थी, कई बार तो बहुत गुजरे जमाने में, बहुत साल पहले तो तीसरे दिन भी। चंडीगढ़ के अखबार ट्रिब्यून इत्यादि दूसरे दिन। तो जब तक वो बयान भूल जाते थे लोग, तो हर जगह तीनों बयान बिक जाते थे। अब थैंक्स टू चैनल्स लाइक यू कहां छोड़ते हैं। इसलिए अगर कोई नेता इस तरह की बयानबाजी का मिस वेंचरिज्म करता है तो उसको भी लोग दुरुस्त करते हैं। और जहां तक कश्मीर का संदर्भ है, मुझे लगता है कि संकेत हमें सबको इससे सीखना चाहिए कि जब पहलगाम का हादसा हुआ तो सभी तबके के लोग बाहर आ गए, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या सियासतदान, क्या आम प्रजा, और सबने एकजुट होकर के कहा कि हम इसकी खिलाफत करते हैं। तो जब ऐसे में मुझे लगता है कि, क्योंकि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत कभी टिप्पणी करता ही नहीं जी, और इसलिए शायद मेरा भी वो लिहाज करते लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमको सोचना है कि अगर ऐसा माहौल है तो फिर मैं किसके लिए बोल रहा हूं। जनता के प्रतिनिधि को या किसी भी जननायक को तो जनता का ही प्रवक्ता होना चाहिए ना। तो जब जनता खुल करके आई है इस दहशत के खिलाफ या आतंक के खिलाफ, तो आतंक के अगर हक में मैं बोलूंगा तो कल मेरा कितना रेलेवेंस रहेगा, मुझे लगता है धीरे धीरे ये सभी को धीरे धीरे समझ आने लगेगा। क्योंकि एक जमाना हो सकता है जब आतंक बिकता था या आतंक के समर्थन में बात करके वोट बटोरने का काम सफल हो जाता, क्योंकि एक ऐसा वर्क था, वोट बैंक था जहां इट वुड वर्क। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब उससे हटकर के मुद्दे हो सकते हैं, लोगों की नाराजगियां कुछ और कारण हो सकती है, केंद्र से नाराजगी हो सकती है, कुछ एक प्रशासन के विषयों को लेकर के हो सकती है। लेकिन अब कश्मीर के लोग भी, और मैं ये बात 10 बरस पहले भी कहा था कि जो आम इंसान जम्मू श्रीनगर की गली कूचे में चल रहा है, वो मन ही मन आतंक से थक चुका है। बिल्कुल, क्योंकि उसने देखा 3 पीढ़ियां आतंक के प्रवाद चढ़ी हैं, वो नहीं चलता। और अब तो खैर माहौल खुल गया, लेकिन जब नहीं खुला था आज से 7-8 बरस पहले भी, तो बोल नहीं सकता था क्योंकि खौफ का पर्दा उसके सामने था, लेकिन मन ही मन वो भी चाहता था। और नौजवान, आप याद रखिए, जम्मू कश्मीर घाटी का नौजवान इज हाईली एस्पिरेशनल, सिविल सर्विसेज में टॉपर्स, इंडस्ट्री में, स्टार्टअप्स में, हर जगह। तो ऐसे माहौल में वो भी देख चुके हैं कि हमने पिछली 2 पीढ़ियों का जो हश्र हुआ है, पाकिस्तान बने कि ना बने, आजादी हो कि ना हो, लेकिन हम तो अपना जीवन संवारें। तो इतनी समझ अब आज के नौजवान को भी आ चुकी है। पहलगाम हमले के बाद, क्योंकि आप सर कश्मीर और जमीन पर आप लोगों के बीच में रहते हैं, कितनी नॉर्मलसी आप महसूस कर सकते हैं? लोगों के जहन में क्या फीलिंग्स हैं? और दूसरा, पर्यटन के लिहाज से आपको लगता है कि अब वापस से ऑन ट्रैक धरती आने लगी? नहीं, देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि एक जमाना था जो अक्सर टीवी में रिपोर्ट किया जाता था कि 2 ऐसे मौके रहते, अवसर रहते जब श्रीनगर में हड़ताल होना लाजिम था। एक तो जब इस्लामाबाद से आह्वान हो
तो श्रीनगर में दुकानें बंद। दूसरा, दिल्ली से कोई बड़ा नेता जाए, गृह मंत्री जाए, प्रधानमंत्री, अब ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो यही अपने में बदलाव है। जब कोई दिल्ली से मंत्री जा रहा है या प्रधानमंत्री जाते हैं तो दोनों तरफ कतारों में खड़े होते हैं लोग अभिनंदन करने। दूसरा ये है कि अब ये कश्मीर के लोग भी ये मन बना चुके हैं कि हमारा भविष्य यदि सुरक्षित है, खुशहाल है, तो भारत की मुख्य धारा की विकास यात्रा में मोदी जी के नेतृत्व में उनकी उंगली पकड़कर चलने में ही है। और उनको ये भी समझ आ गया है, चाहे वो बोल सकें कि ना बोल सकें, कि आतंक हमारे लिए विकल्प नहीं है, बंदूक हमारे लिए विकल्प नहीं है। हाँ, नाराजगियां रहती हैं, नाराजगियां तो हर समाज में है, हर प्रदेश में है। जो भी तत्कालीन सत्ताधारी दल होता है उसके साथ कुछ ना कुछ नाराजगी तो रहती है। जिसके घर में 4 नल लग गए, चाहे पहले कोई भी ना हो, तो कहते हैं जी 5वां क्यों नहीं लगा। और आजकल तो सोशल मीडिया मुबारक है। एक ऐसे 2-3 साल पहले किसी ने हमारे किसी एमएलए के खिलाफ कर दिया कि साहब ये देखिए, ये कोई वो कहीं पगडंडी पे खड़ा हो गया तो वहां वो उसका चित्र चला दिया कि साहब देखिए, ये कहते हैं जी इतना काम किया है इनकी पार्टी वाले, ये देखिए अब ये पगडंडी वहीं की वहीं खड़ी है। तो मैंने उस को बुलाया, मैंने कहा बरखुरदार तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? बोले साहब इतने। तो मैंने कहा गुसलखाने कितने, बाथरूम कितने? बोले साहब इतने। तो मैंने कहा वहां नल कितने हैं? कहते हैं साहब इतने। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे किसी बाथरूम में एक ऐसी दीवार ढूंढते हैं जहां नल नहीं लगा, उसका फोटो मैं चढ़ाना चाहूंगा रील बना के कि देखो ये लड़का झूठ बोलता कि मेरे घर में नल लगे, इसके घर बाथरूम में भी नल नहीं है। तो बोले ये हरकतें, क्योंकि ये सोशल मीडिया की जो बीच बीच में थोड़ी सी रहती हैं, मैं तो किसी को बुरा नहीं कहता, कहते हैं कि उनका जो खेल रहता है उससे ऐसा है। वरना कुल मिलाकर के कहीं भी इस तरह का आपको अभी इतने सारे तो कन्क्लेव हुए, अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन भी, उससे पहले असेंबली इलेक्शन, जिस तरह का बढ़ चढ़ करके वहां पर मतदान हुआ है लगभग उतना ही जितना बाकी प्रदेशों, बल्कि उससे बढ़ के। और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर आपको जानकर के हैरत होगी, पिछले असेंबली इलेक्शन में हमारा सत्ताधार पार्टी से ज्यादा रहा। ये और बात है कि हम सरकार नहीं बना सके क्योंकि आंकड़ों के खेल में हमारे सदस्यों की कमी थी। वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो अगर तोलो तो हम तोलने में तोल में हम ज्यादा है, हमारा वोट शेयर ज्यादा है। लेकिन क्या होता है कि हमने मान लीजिए 10 सीटें हमने थोड़ी थोड़ी मार्जिन से हार गए, तो हमारे मेंबर कम हो गए। अभी आशीष जी बैठे हैं, वो भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, तो 10 सीटें छोटी छोटी मार्जिन से हार गए। वो 4 जीत गए और मार्जिन फिर भी उतनी ना रही, तो वोट शेयर हमारा हो गया, लेकिन बंदे उनके ज्यादा हो गए। तो गिनती में बंदे ज्यादा, तोलने में हम ज्यादा। तो कहने का मतलब ये कितना बड़ा बदलाव है कि जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम वोट शेयर असेंबली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आया। एमपी का मैं नहीं कहता, क्योंकि हम तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 35-37% मुस्लिम आबादी है, लेकिन फिर भी चूंकि मेरा सारे समाज को साथ लेके हम चलते हैं तो एक अलग ढंग का कामकाज करने की शैली रहती है। लेकिन कुल प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव में उस तरह का आंकड़ा आता है तो इसका मतलब है कि लोगों ने मन बनाया, और ये कोई मजबूरी में डाला हुआ वोट तो होता नहीं है। बिल्कुल, वहां तो सीक्रेट बैलेट है। आज के जमाने में तो ऐसा है कि अगर आप पैसे बांटने लगो तो मतदाता आपसे भी ज्यादा होशियार है, सबसे पैसे ले लेता है, जाके वोट अपनी मर्जी से डालता है। और कई बार आपके पोल जो एग्जिट पोल है इसलिए खराब हो जाते हैं। मैंने पूछा कि पिछली बार जेसी साहब का पोल सर्वे ठीक था, लेकिन बहुतों का गलत हो गया। तो मैंने पूछा किसी पत्रकार मित्र से क्या हुआ, तो मैंने कहा क्या संभव कारण रहे होंगे, तो उन्होंने 2-4 कारण दिखाए और एक चौंका देने वाला जो आपके लिए भी। उन्होंने कहा साहब आजकल वोटर ही सच नहीं बताता। तो यही साइलेंट वोटर्स बिहार में भी बहुत कमाल करके गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जमाना बदल चुका है। अब वो भी जमाना जाता रहा कि आप ठगबाजी करके जनता को अपने साथ चला सके। आज तर्क का जमाना है, इधर यू कन्विंस मी, आई कन्विंस यू। हम जब युवा कार्यकर्ता थे तो इलेक्शन के समय में कहा जाता था कि किसी पार्क में कोई बुजुर्ग बैठा है, हेडमास्टर बैठा है, उसको जाके घुट्टे पकड़ो, वो जाके अपने परिवार के वोट आपको दिलवा देगा। आज उल्टा हो गया। मैंने ही सबसे पहले ये कहना शुरू किया आज से 7-8 साल पहले। मैंने कहा ये सोच छोड़ दीजिए, आजकल हमारा की वोटर ओपिनियन मेकर बच्चा है,
उसके पिता कहते हैं फलां को वोट डालता है, वो फेसबुक से निकालता है, देखो पिताजी क्या दुष्ट आदमी है, वो पिता का ओपिनियन बदलता है। और 70% से अधिक आबादी भी 40 से, तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि एंड मोर ओवर एज आई सेड, हम एक कुछ नेचुरल डायनेमिक्स भी बदले। एक तो हम ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बन गए, दूसरा इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी इतनी हो गई कि अब आप उसको वो जानता है कि अगर महाराष्ट्र में ये हो रहा है, इतनी तरक्की हो रही है, अगर राजस्थान में इतनी तरक्की हो रही है, तो फिर मैं पिछड़ा क्यों हूं? क्योंकि मैं भी तो उसी इकोसिस्टम का हिस्सा हूं। अगर हूं तो इसका मतलब है कि कुछ यहां के लोकल फैक्टर्स हैं जिसके कारण मैं साथ साथ नहीं चल पा रहा, और वो उसको दुरुस्त करने के लिए अब वो प्रतिबद्ध भी है, और उसमें क्लैरिटी और कन्विक्शन भी आपने माइंडसेट बदलने की बात की तो मुझे उमर अब्दुल्ला साहब याद आ गए। आजकल उमर अब्दुल्ला साहब का जो हृदय परिवर्तन है वो कई मायनों में रिफ्लेक्ट होता है। वो खुश हैं केंद्र के साथ अच्छे से अलाइन करके चलने में, वजह मुमकिन नहीं। अच्छी बात है तो उसकी वजह कुछ भी हो, अच्छाई की कोई वजह नहीं होती। वो जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी हैप्पी फैमिली इज हैप्पी फॉर सिमिलर रीजंस, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी फॉर डिफरेंट रीजंस। तो अच्छा ना होने की वजह कोई और हो सकती है कि आदमी कोई बड़ा दुखी है, कि कोई बड़ा निराशा में बैठा है, तो फिर हो सकता है साहब उसकी परिवार की समस्या है, उसकी रोजगार की। खुशी है तो खुशी तो अच्छी बात है, और अगर अच्छी बात है तो अच्छा है कि वो केंद्र के साथ सहयोग करके अपने प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल स्वीकार है सर। एक एसआईआर का मुद्दा आपने हालांकि उसको टच थोड़ा बहुत जरूर किया और एक नैरेटिव की आपने बात की, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन तमाम उन राज्यों में भी एसआईआर करवाने जा रहा है जहां पर चुनाव अपकमिंग है, बड़े राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, बहुत सारे ऐसे राज्य उसमें शामिल हैं, लेकिन बिहार में जीत के बाद फौरन अगर एक ट्वीट आ जाए नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, तो विपक्ष का ये सवाल उठाना क्या लाजमी लगता है आपको, जब वो कहते हैं कि अगर बिहार में ये हाल कर दिया, जो पहले महाराष्ट्र में किया, महाराष्ट्र के बाद बिहार में किया, उससे पहले हरियाणा में किया, अब पश्चिम बंगाल में भी कर लेंगे तो क्या है? ये मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी जो एक बार नहीं अनेकों बार जो स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं, इस बात को समझा भी चुके हैं, उसके बाद मेरा कुछ बात करने का ना औचित्य है ना आवश्यकता है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्टता से ये समझनी होगी कि अगर एसआईआर कोई ऐसा नहीं है कि पहले रिवीजन नहीं होता था, और अगर किसी का 2 वोट बनते हैं तो उसको, या बोगस वोट है तो उसको काटने में हर्ज भी किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी को दिक्कत है तो इसका मतलब वो उसका लाभार्थी है, जो पोटेंशियल बेनिफिशियरी है, जो समझता है कि बोगस वोटर या जो घुसपैठिया वोटर है या जो वोटर नहीं होना चाहिए वोट लिस्ट में, वो रहने से मेरा फायदा है, तो वही इसकी मुखालफत करेगा। तो इसकी मुखालफत में ही एडमिशन ऑफ गिल्ट है या एडमिशन ऑफ बीइंग ऑन द रॉन्ग साइड है। तो जो इसकी मुखालफत करते हैं, मुझे लगता है वही प्रजातंत्र और लोकतंत्र के मैंडेट को मैनिपुलेट का काम करते थे, ये वो जाने अनजाने में स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बिहार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी का वो जो गमछा हिलाते हुए जब वो कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे तो बड़ा पॉपुलर हुआ। ये कहा गया कि नब्ज अगर कोई अच्छे से जनता की पहचानता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने, और सोशल मीडिया पे जबरदस्त वायरल उनका वो अंदाज है। नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। आरंभ से ही प्रधानमंत्री बनने से पहले भी मोदी जी का जो कनेक्ट है, और किस व्यक्ति के साथ कैसे कनेक्ट करना है, इंडिविजुअली कैसे करना है, कलेक्टिवली कैसे करना है, उसका तो कोई, वो तो लाजवाब है, बहुत कुछ सीखने लायक है। ही इज अ वर्सेटाइल कम्युनिकेटर, मैं तो ये कहूंगा। और कोई बाहर के राजनेता है तो उनके साथ किस तरह से पेश आना है, किस तरह से बॉडी लैंग्वेज रहेगी, किस तरह से उनके साथ बर्ताव करना है, तो वो तो उस मामले में तो मुझे लगता है तो वो तो उनको आप सिर्फ देखते ही नहीं तो बहुत कुछ सीख जाता है आदमी। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है सर, अगर आप इस मंच से क्लियर कर पाएं, राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ हैं या उसके साथ हैं? उनका क्या कहना है? वो अभी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं उनका क्या कहना है। अगर पहले तो एसआईआर के खिलाफ नजर आए, फिर उसके बाद कुछ प्रेजेंटेशन उन्होंने दी, तो ऐसा लगा कि दिक्कतें हैं वोटर लिस्ट में, तो सुधार की जरूरत है, तो लगा समर्थन में है, तो कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर आप समझ पाए। ऐसा है कि सुधार की आवश्यकता तो हर प्रक्रिया में रहती है, इसमें कोई, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए, वो जरूरी है। और आज का वोटर भी मैं आपको बताऊं कि नीयत देखता है। ये
पुराने जमाने वाली राजनीति नहीं हुई है कि जहां भी कोई धरने बैठे तो पीठ थपथपाई तो आश्वासन देते गए एक जगह। और ये भी हमें गलतफहमी रहती है कि अगर ये इस तरह से प्रेजेंटेशन दे के कोई खुश हो जाएगा। आप वोटर से सीधा सीधा संवाद करिए। अगर आपके यहाँ पे कोई नौकरी के लिए धरना लगाता है तो पहले जमाने में आश्वासन देते तो बाइट भी चल जाता था। हम तो सीधा सीधा कहते हैं कि भैया इंटरव्यू खत्म हो गया, रिटर्न में आओगे, ऐसा अपनी ऊर्जा जाया मत करो। बल्कि एक बार ऐसा हुआ 4-6 महीने से एक जगह धरना चल रहा था, हमारे कुछ लोग जाकर के उसको सब जाते, रोज आश्वासन देते, रोज फोटो छपता। एक दिन वो मेरे पास आके मैंने कहा भैया क्या आश्वासन दूंगा, तुम्हारी जगह इम्तिहान में तो मैं बैठ नहीं सकता, तुम जाके तैयारी करो। अपेरेंटली उनको थोड़ा सा उनको निराशा हुई। हमारे भी मित्र बोले साहब आपने ऐसा कहा, मानो हम ही जाकर झूठा आश्वासन देते हैं। अब वो पिछले दिनों चुनाव में वही बच्चे मुझे मिले, मैंने कहा उसमें से किसी की नौकरी लगी थी? बोले साहब नहीं लगी थी। और ये भी हमें गलत फहमी है कि हम वोटर को मैनिपुलेट करके ठग के, खासतौर यंग वोटर को वोटर अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप मान लीजिए, ये तो जैसे आपने बात की, अगर आप किसी की सिफारिश भी करते हैं, अक्सर आपके पास आते हैं लोग, अरे साहब ये सिफारिश नहीं की इसकी, और आपको लगता है कि काम नाजायज है, तो ये बहुत पुराना हमारा है समर्थक, ये नाराज हो जाएगा। और आपको लगता है वाकई मैंने तो इलेक्शन लड़ना है। लेकिन मैंने आजमाया है, हम सीधा कहते हैं कि साहब, और मेरा ये अनुभव है कि अगर आप उसकी सिफारिश करते हैं वो तो खुश हो गया, ये भी मालूम नहीं वो आपको वोट देगा कि नहीं देगा। लेकिन जो 100 आदमी जो देख रहे हैं आपको, दे आर साइलेंट वॉचर्स, वो बोलते नहीं है, खासतौर युवा, लेकिन वो मन में बात रखता है और वो वोट के टाइम आपको बदला देता है। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और इसलिए अगर आप प्रेजेंटेशन देकर के ये साबित करना चाह रहे हैं विच इज नॉट कन्विंसिंग, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, रादर इट कैन टेल अपॉन योर वोट बैंक। तो इससे वोट बैंक कम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन स्ट्रेटेजी पॉजिटिव है तो ऐसा भी सोच गलत है। और मुझे लगता है कि अगले चुनाव में उनको और समझ आ जाएगा। इन नतीजों में भी देखने को मिला कि वो मुद्दा बहुत जमीन पर उतर नहीं पाया। लेकिन ये जो यही बात जो आपने कहा, इसीलिए नहीं उतर पाया कि अगर आप समझते हैं कि मैनिपुलेट करने से वो रिझा सकते हैं तो ऐसा नहीं होता। आज का दौर बदल चुका है। लेकिन एक बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस हो गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एंड इट इज concerning for the India's future, concerning for the Indian politics, the freebies culture. कोई वो फ्रीबीज किसी और नाम पे देता है, कोई फ्रीबीज वोटर को लुभाने के लिए देता है। लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि अगर हर एक पार्टी फ्रीबीज कल्चर को अपना लेगी तो भारत पर इसका आने वाले समय में दबाव कितना ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका खामियाजा उठाएगा कौन? नहीं, वो आपका कहना ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चलिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी के आने के बाद राजनीति में भी एक नया कल्चर लाने का प्रयास किया, दोनों तरफ, प्रशासन में भी और इसमें भी। जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां पहुंचानी है, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ कर। आपको अभी कल ही दिन में एक महिलाओं के उसमें इस तरह के सम्मेलन में बैठा था, तो मैंने कहा जब मोदी जी ने गैस का सिलेंडर बांटना शुरू किया तो ये तो नहीं ना कहा कि भाई बीजेपी को वोट देना, और ये भी नहीं पूछा कि पिछली बार किसको दिया था। तो मैंने पूछा कि बहन बताओ, एक भी हाथ खड़ा करो किसी, ऐसा पूछा? बोले साहब नहीं। मैं कुछ समय तक मेरे पास जिम्मेवारी रही पूर्वी उत्तर प्रदेश की, मैंने देखा मोहल्ले के मोहल्ले पक्के मकान बन गए जिन्होंने हमें वोट ही नहीं दिया कभी, और आने वाले समय में भी वोट देंगे उसकी संभावनाएं अभी कम है। तो मैं वहां गया तो मैंने कहा बताइए हाजी साहब मकान पक्का बना? बोले साहब बना। मैंने कहा कोई मोहल्ले में रहा तो नहीं? बोले नहीं। और मैं सार्वजनिक पूछा तो फिर मैंने कहा जमीर पे हाथ रख के कहना वोट डाला था हमें? तो वो मुस्कुराए। तो मैं कहा मैं समझ गया, मैं आपको एम्बैरेस नहीं करूंगा। तो ये राजनीतिक कल्चर बदल रहा है, और ये बदले हुए कल्चर में अपने आप को ढालना मजबूरी बन जाएगा हर राजनीतिक दल के लिए और हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए। जमाना उसको, और मुझे खुशी है कि मोदी जी के हाथों से इसको काफी अधिक जोर से आगे करने की और इसको बढ़ाने का प्रयास किया गया। जितनी भी आप स्कीम ले लीजिए, ये तो मैंने उदाहरण दिया पीएम आवास योजना का और उज्ज्वला का, और बाद में ये वोटर की विवेक पे है कि किसको वोट दे रहा है। वोट खुद ही समझने लग जाता है कि साहब यहाँ बिना भेदभाव के एक अच्छी नीयत से, नेक नियति से मेरा हूं। तो फ्री बीज भी कोई ऐसी चीज नहीं है विच इज गोइंग टू लास्ट। जैसे कहते हैं ना सस्टेनेबल गोल्स, आजकल तो हर जगह बड़े फैशन से बात की जाती है, सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव, सस्टेनेबल, तो ये भी कोई सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी नहीं है।
दो बातों के लिए आपकी सरकार को बधाई। एक तो नक्सलाइट्स और उनके खात्मे के लिए गृह मंत्री जी की तरफ से डेडलाइन तय करना और उसके हिसाब से एक्शन लिया जाना, जो हमने अभी रिसेंट ऐसे बहुत सारे आत्मसमर्पण से लेके नक्सलियों के एनकाउंटर भी देखे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों का जिक्र बार बार करते हैं हर चुनाव से पहले। इनफैक्ट SIR को भी कहीं ना कहीं जोड़ा गया कि ये तो घुसपैठियों का सफाया है, जो विच कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री। क्या इसके लिए भी कोई डेडलाइन सरकार तय करने की सोच रही है, और अगर है तो किस तरीके से घुसपैठियों को बाहर किया जाए? मुझे लगता है गृह मंत्री जी ने इस विषय को लेकर के बड़ी विस्तार में बात की भी है, लेकिन एक बात जो शायद इतिहासकार भी दर्ज करेंगे कि पहली बार इस 10 साल के अंतराल में, 11-12 साल के अंतराल में जम्मू कश्मीर से भी आतंक जाता रहा, पूर्वोत्तर से भी आतंक जाता रहा, नक्सलवादी आतंक भी चला गया, वो खुद ही चले गए। आज से 10 साल पहले अगर पूर्वोत्तर से कोई खबर आती तो फॉर रॉन्ग रीजंस, आज पूर्वोत्तर से खबर आती है कि वो इतना लंबा पुल बना है कि उसने असम को अरुणाचल से सीधा जोड़ दिया। 3 प्रदेश, क्योंकि पीस एंड डेवलपमेंट शेयर अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। जब शांति अमन ना हो तो विकास रुक जाता है, और अगर विकास ना हो तो लोगों में अनरेस्ट पैदा होता है। और उसका नतीजा देखिए, सन 2014 में हमारे तो मिसाल के तौर पर पूर्वोत्तर में कम से कम 2-3 ऐसे प्रदेश थे जहां लोगों ने कभी रेलगाड़ी देखी तक नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। आज अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल एक्सप्रेस चलती है दिल्ली के लिए। हवाई अड्डे नहीं थे, अरुणाचल में नहीं था, नागालैंड में नहीं था, आज अरुणाचल में हवाई अड्डा है, ईटानगर में। सिक्किम जैसा पर्यटक स्थल था, हवाई अड्डा अभी बना पेंगोंग में जाकर के। यानी उससे यह हुआ कि दोनों चीजों पर बल दिया गया। इस सरकार का एक बहुत अच्छा एक प्राथमिकता जो रही मोदी जी के प्रयास से और उनकी प्रेरणा से, कि एट 2 लेवल्स, रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी जहां नहीं थे हालात, एंड नो कॉम्प्रोमाइज विद डेवलपमेंट। तो दोनों हैंड इन हैंड जब चले तो आप देखिए कितना अच्छा। ये इन्हीं चैनलों पर अगर पूर्वोत्तर के बच्चे दिल्ली आने तक से कतराते थे, मुंबई आना तो दूर रहा, उनको तरह तरह के नामों से पुकारा जाता था। कितने FIR हुआ करते थे रोज कि साहब किसी पूर्वोत्तर के बच्चे को या बच्ची को किसी नाम से पुकारा दिल्ली में, और फिर वो करना। आज यहां से टूरिज्म इंडस्ट्री मुंबई और गोवा से और एविएशन इंडस्ट्री वहां जाती है और कैंप इंटरव्यू करके आपके एयर क्रू को लेते हैं। आज आप दक्षिण भारत में चले जाइए, चाहे हैदराबाद की फ्लाइट बैठे, चेन्नई की फ्लाइट बैठे, आपके क्रू में नागालैंड और मिजोरम की लड़कियां। तो इससे ये जो 10 साल में आतंक पर भी नियंत्रण हुआ, साथ साथ विकास को भी बल दिया गया। इससे हमारा मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द रिलेटिवली एलियन रीजन्स जो थे, जो किन्हीं कारणों से थोड़े से अलग हो गए थे, उसका भी हुआ। आज कोई फर्क नहीं रहा पूर्वोत्तर और बंबई में, या जम्मू कश्मीर और बंबई में। तो ये सब भी इन्हीं 10 वर्षों में हुआ, और ये तभी संभव हुआ कि आतंक पर निर्णायक नियंत्रण किया गया। दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि मैं अंतरिक्ष का अगर जिक्र ना करूं तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। 2030 तक विजन ऑफ न्यू इंडिया में अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस क्रांति की तरफ भारत बढ़ रहा है, खासतौर से आज जब हम AI और टेक्नोलॉजी के एनहांसमेंट की बात करते हैं? नहीं, देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में पिछले 7-8 वर्षों में, खासतौर से उसके लिए भी मुझे सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एक निर्णय लिया और हमें उससे काफी आजादी महसूस हुई अपना कामकाज सरल तरीके से करने को, जो प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया। यानी स्पेस और न्यूक्लियर सेक्टर ऐसे थे कि जिनके बारे में समझा जाता है तो ये तो सदा गोपनीयता में करते थे। तो हमारे पास कभी भी प्रतिभा की कमी ना थी, काबिलियत की कमी ना थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में अरमान भी थे, दिल में सपने भी थे। सारा भाई की आप देखिए तस्वीरें बाईसाइकिल के कैरेज पे उठाकर समा जाते थे, क्योंकि अभाव था साधनों का। और जितने भी विकसित देश हैं वो कभी सरकार पर पूरी तरह निर्भर नहीं करते। और हमने 5-6 साल से जब प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया तो आज तो हमारा स्पेस सेक्टर ना केवल दूसरे देशों के साथ बराबरी पर है, बल्कि कई देशों से आगे, और वो हमारी सीख ले रहे हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया चंद्रयान का, चंद्रयान वो सूचनाएं लेकर के आया है जो अभी दूसरे देशों को उपलब्ध नहीं थी। इसी तरह से हमारी स्पेस इकोनॉमी
नाम मात्र हुआ करती थी 6-7 साल पहले। आज हम $8 बिलियन हैं। 5-8 सालों में हम 5 गुना बढ़ के 40-45 बिलियन होंगे। यानी जब भारत चौथे दर्जे से पहले दर्जे पर जाएगा तो स्पेस इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, जो पहले ना था, कभी और किसी ने अपेक्षा नहीं की। इसी तरह से जहां तक आपने स्पेस मिशंस की बात की है, तो सन 2027 में पहला मानव जाएगा अंतरिक्ष में, गगनयान। 2028 में हमारा चंद्रयान 4 होगा। फिर 2029-30 तक एक वीनस मिशन रहेगा। 2035 बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, जो हमारी इस समय की समय सीमा हमने तय की अपने लिए, टाइमलाइन, कि हमारा अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, जिसका नाम पहले से सोच लिया गया, भारत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वंडरफुल सर। और 2040 में अगर सब कुछ इसी तरह से चला तो 2040 में भारतीय मूल का एक व्यक्ति चांद की धरती पर अपना पैर रखेगा। ये हमने अभी तक योजना बनाई है। और भारत किस तरह से प्रमाणित ढंग से अब उभरा है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अभी जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो हमारा मिशन गया और शुभांशु उसमें हमारी तरफ से गए, तो ये सुझाव वहां से आया था। प्रधानमंत्री जी उस समय वॉशिंगटन के दौरे पर थे, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी चर्चाएं चल रही थी, तो वहां से एक मशवरा है कि क्यों ना भारत की ओर से भी एक एस्ट्रोनॉट उस टीम में शामिल हो। यानी उन्होंने दे हैव रियलाइज द टैलेंट ऑफ द इंडियन, वैल्यू ऑफ द इंडियन टैलेंट। और जितने भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसमें भूमिका भी शुभांशु की रही। वो पायलट भी थे और हमारे ही, मुझे इस बात का भी इस संतोष और एक सुखद संजोग रहा कि वो भी हमारे विभाग से जुड़े हैं, स्पेस डिपार्टमेंट से, और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए वो भी हमारे विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने ही यहाँ से किट्स बना के दी, जो लाइफ साइंसेज पे की, मसल वेस्टिंग हो जाए तो क्या करना है। दूसरा जो आपके लिए भी बड़ा रेलेवेंट है कि सारा दिन अगर टीवी स्क्रीन गैजेट्स को देखो तो फैकल्टीज पर क्या असर पड़ता है स्पेस में। ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए हमने उनको किट्स बना के दी। अब कायदे से तो किसी वैज्ञानिक को करना चाहिए, लेकिन वो वहां पर आम आदमी जा नहीं सकता, तो ही इज अ गुड लर्नर, उन्होंने सीखा। तो ये सारे काम जो उन्होंने किए हैं, या ये जो प्रयोग उन्होंने किए वहां बैठ करके, ये केवल भारत के काम नहीं आने वाले, सारी दुनिया के काम आने वाले हैं। यानी मोदी जी जो कहते हैं ना विश्व बंधु, तो विश्व बंधु की भूमिका भी शुभांशु के रूप में भारत निभा करके आया। तो यानी हम अब उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि अब दुनिया हमारी तरफ देखने लगी है। तो मुझे लग रहा है कि, और सबसे बड़ी बात यह कि आप इंटरव्यू ले रही हैं, स्पेस की बात कर रही हैं। बिल्कुल सर। मैं उस दिन मीडिया वालों से कह रहा था कि एक जमाना था कि स्पेस साइंस की किसी भी गोष्ठी की खबर ही नहीं थी लगती। फिर मुझे कहा गया कि साहब कोई बड़ा व्यक्ति राजनीतिक बुलाया जाए तो खबर लग जाती है। फिर हमने वो भी प्रयोग किया तो देखा कि उद्घाटन सत्र की खबर लगती थी, बाकी चाहे 3 दिन कॉन्फ्रेंस हो कुछ नहीं। लेकिन जब से चंद्रयान गया, जब से इंटरनेशनल, तो खबर लगने लगी। मैं मीडिया वालों से कह रहा था कि आई थैंक स्पेस, स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मीडिया। और अब उसके बाद क्या हुआ कि मीडिया को इंटरेस्ट आने लगा हमारे दूसरे प्रयोगों में भी, कि अरे हम वैक्सीन बना रहे हैं, हम मतलब स्पेस से हटकर भी बायोटेक्नोलॉजी के विभाग को इतना ज्यादा एक पूरा इसने भारत की छवि बदल दी है दुनिया में। हमारा बनाया हुआ सबसे पहला कोविड का वैक्सीन भारत ने इजाद किया और सारी दुनिया को भेंट किया। वो देश जिसे कभी ये अपेक्षा नहीं की जाती थी। हमारे यहाँ तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो हमारे समाज में भी कोई बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं है। मैं कल डॉक्टरों के बीच बैठा था, मैंने कहा वो जमाना था 4 दिन तो पहले देखते थे घर ही बैठे बैठे के ठीक हो जाए, अपने इलाज करते थे। और बाई चांस 4 दिन में कहीं फिसल गया आदमी तो पिछले जन्म का कर्म, और अगर ठीक हो गया तो मां का आशीर्वाद। यानी होम ग्रोन प्लेसिबोस। आज वो देश ग्लोबल प्रिवेंटिव हेल्थ में ग्लोबल लीडर माना जा रहा है। और कोविड के बाद हमने सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन भी हमने इजाद किया। मलेरिया का वैक्सीन इंडिजिनस हमारा है, डेंगू का हमारा बन रहा है, ट्यूबरकुलोसिस। और ये भी वही बात को फिर से मैं दोहराना चाहूंगा बल देकर के, इसलिए संभव हुआ कि उसको भी प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए मोदी जी ने हमें इजाजत दी है। ये सारे काम पूरी तरह पब्लिक प्राइवेट मिशन से हो रहे हैं, क्योंकि और एक तरह से अच्छा भी है कि जैसे आपने बात की कि विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक संस्था की, चाहे वो सरकार का हिस्सा है कि नहीं है, उसकी भूमिका रहेगी, ताकि जब 2047 का झंडा चढ़ेगा और हिंदुस्तान अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा तो हर व्यक्ति को ये महसूस हो, हर संस्थान को ये महसूस हो कि कहीं ना कहीं मैंने भी
कोई ना कोई योगदान दिया है। बस एक अंतिम सवाल उसके छोटे से जवाब के साथ समाप्त करूंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे युवा मौजूद हैं। पंचकुला में एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, बस उसके बारे में अगर आप ये हमने कुछ एक सालों से एक तय किया था कि विज्ञान को लेकर के 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन भारत में किए जाएंगे। उसमें से एक तो है एस्टिक, जो हमारा हो चुका, जिसको कहते हैं इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव। वो 3 दिवसीय था, जिसमें वो ज्यादा गंभीर, ज्यादा एकेडमिक रहता है। अभी वो संपन्न हुआ है भारत मंडपम में कुछ ही सप्ताह पहले। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं उसके मुख्य अतिथि थे और इनॉग्रल भाषण भी उन्हीं का था। तो उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहते हैं बड़े बड़े, ताकि एक एक्सपोजर रहता है, स्टार्टअप्स भी आते हैं, इंडस्ट्री भी। तो और एक दूसरा इवेंट जो हमने 4 दिवसीय रखा है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो एक असॉर्टेड सा इवेंट है। उसमें गंभीर चर्चाओं का भी स्लॉट है, युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा यकीन मानना, और हमने स्कूल में मैं खुद जाना शुरू किया और वहां के लिए हमने अलग से कार्यक्रम शुरू किए। 9वीं कक्षा से 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, क्योंकि वही समय है जब बच्चे की फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, उसका मन तैयार हो रहा होता है, माँ बाप ही खराब कर देते हैं। तो हम उससे पहले जाकर के उसको इसलिए बच्चों के लिए अलग, कुछ कहीं नाटक के माध्यम से, नौटंकी के माध्यम से, इसी तरह से एक ही छत के नीचे स्टार्टअप्स, पोटेंशियल इंडस्ट्री लीडर्स, इनोवेटर्स को एक ही छत में बिठाना, क्योंकि स्टार्टअप को ये नेटवर्किंग का अवसर मिल जाए, औपचारिक और अनौपचारिक, कि मैं किस इंडस्ट्री के साथ अपने आप को लिंक कर सकता, और इंडस्ट्री वाले भी लुकआउट पे होते हैं कि कौन लोगों को हम जोड़ सकें। तो एक वो भी अवसर रहता है। तो ये कुछ ही साल पहले हमने ये दोनों प्रयोग किए और बड़े सफल और बड़े लोकप्रिय हुए हैं, और इसकी चर्चा अब देश भर में होती है। और आपने अच्छा किया कि हमारा अगला इस तरह का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 6 दिसंबर से आयोजित किया जा रहा है पंचकुला, हरियाणा में। और हमारी कोशिश रहती है कि अलग अलग भागों में इसे करें। तो एक बार हम दक्षिण हो आए, क्योंकि 3-4 साल ही हुए, हैदराबाद तक गए, एक बार पश्चिम गोवा में गए थे, एक बार पूर्वोत्तर गुवाहाटी में गए, और इस बार चूंकि उत्तर का ख्याल था तो इसलिए ये पंचकुला में हो रहा है। और आपका भी स्वागत रहेगा। बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया मुझे सर। यकीन है हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ रुचि का विषय वहां रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से वहां भी चर्चा हो, आप लोग सक्सेसफुल हो, आप सक्सेसफुल और होंगे, जेसी तो साहब देश- को भी लाइए, बिल्कुल सर। शायद चैनल में वैल्यू एडिशन करने के लिए वहीं से कुछ मिल जाए। 100% सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, मंच पर आप धन्यवाद। मौजूद रहे। एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। और एक बार फिर से आपका धन्यवाद। और हर बार जेसी साहब की इस महफिल में आने से हमारी भी ऊर्जा बढ़ जाती है। और हमारी रौनक सर।